नहीं आएगा। इसके लिए आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब 5 साल 7 साल के बाद आपको आम खाने के लिए प्राप्त होगा और एक लंबे समय तक आपको इसका आनंद प्राप्त होगा। बाग लगाएंगे, लोगों को भी खिलाएंगे और व्यवसाय भी कर सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है, ये कर्म पर निर्भर करता है। जैसा करेंगे वैसा फल प्राप्त करेंगे और यही हमारे इन पूज्य संतों की वाणी रही है। काशी की धरती ऐसे पूज्य संतों के ज्ञान से हमेशा ही समाज का एक मार्गदर्शक रही है। उसी काशी में संत कबीरदास जी का जन्म होता है, उसी काशी में सदगुरु रविदास जी महाराज का उनका प्रकट का स्थली भी वही काशी है। वही काशी है जिसमें अनेक ऐसे पूज्य संतों ने अपनी साधना से प्राप्त सिद्धि के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। और देश के अंदर भी संत कबीर की इस परंपरा में अनेक ऐसे संत आज भी देश और दुनिया के अंदर लगातार उनकी वाणियों के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। याद करना, जातीयता पर भी प्रहार किया था संत कबीरदास जी ने, और उस समय भी उन्होंने बहुत कुछ किया था। उनके पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामानंदाचार्य ने उस समय उन्होंने इस बारे में कहा था, जातीय विसंगतियों पर और उस समय की छुआछूत और अस्पृश्यता के भाव पर भी उन्होंने बहुत प्रभावी हमला किया था। उन्होंने उस समय कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी जो ये जाति पाति का बंधन जब तक टूटेगा नहीं, ये देश की गुलामी का कारण था। यानी जो देश की गुलामी का कारण रहा हो, जिसके कारण हमारा अस्तित्व संकट में खड़ा हुआ था, जिन कारणों से हमारी आस्था पर प्रहार हो रहा था, जिन कारणों से हमारे धर्मस्थल अपवित्र हुए थे, जिन कारणों से हमारी उस समय की पीढ़ी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ था, उनमें से समाज का विभाजन एक प्रमुख कारण रहा है। समाज का विभाजन जाति के नाम पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर, तमाम प्रकार के जो विभाजन थे, इस विभाजन से उभारने के लिए उस समय भी गुरु रामानंद जी महाराज ने, संत कबीरदास जी महाराज ने, सदगुरु रविदास जी महाराज ने, अन्य ऐसे अनेक पूज्य संतों ने, महाराष्ट्र की धरती पर भी तमाम ऐसे पूज्य संत हुए जिन्होंने उस समय के समाज को एक नई दिशा दी। और उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना उस समय थी। उनकी प्रासंगिकता एक शाश्वत भाव के आधार पर है, और शाश्वत भाव हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में समान रूप से लागू होती है। बहनों और भाइयों, आज जब हम यहां पर कबीर धाम आश्रम से के संस्थापक पूज्य संतों की स्मृति प्रकटोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उन स्थितियों में हम सबका दायित्व बनता है। आज हमारा भारत विकास की जिन नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नया भारत है। एक नया भारत जो अपनी विरासत पर भी गौरव की अनुभूति करता है और जो विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए लगातार दुनिया के अंदर एक ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। आप अनुमान करिए ना, आज से 10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कोई कल्पना करता था कि अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बन पाएगा? जब राम भक्त इसके लिए आवाज उठाते थे,
तो लोग बोलते थे कि सपना सपना ही बना रहेगा। राम भक्त कहता था कि नहीं, हमें कितना भी संघर्ष करना पड़ेगा हम करेंगे। 500 वर्षों से संघर्ष है, आगे भी संघर्ष करेंगे, लेकिन हम अपने मुद्दे से भटकेंगे नहीं। याद करिए, जब एकजुटता होती है ना, असंभव भी संभव हो जाता है। आज आप अयोध्या धाम में जाएंगे, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। जो अयोध्या वीरान थी, आज फिर से वहां रौनक आ गई है। यानी अयोध्या धाम में गत वर्ष 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आया था। 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में। जिस अयोध्या में बामुश्किल कुछ लाख श्रद्धालु आ पाते थे, आज गत वर्ष 6 करोड़ श्रद्धालु आए थे। और इस वर्ष तो ये संख्या और भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ के कारण 13 जनवरी से लेकर के और 27-28 फरवरी तक हम लोगों ने देखा कि प्रतिदिन 10 लाख श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में आता था दर्शन करने के लिए। बहनों और भाइयों, ये बातें इस बात को दिखाती हैं कि हम जब भी प्रयास करेंगे उसके परिणाम आएंगे। यानी कोई भी व्यक्ति जो इन धार्मिक स्थलों में जा रहा है, श्रद्धा भाव के साथ जा रहा है, निष्काम भाव के साथ जा रहा है, वह सही मार्ग पर ही जाएगा, सही दिशा में ही जाएगा, भटकेगा नहीं। किसी विदेशी ताकत के द्वारा उसको खरीद फरोख्त नहीं किया जा सकता। उसको समाज की मुख्य धारा से कोई भटका नहीं सकता है। और इसीलिए समाज की आस्था पर प्रहार करने के लिए समाज विरोधी तत्वों के द्वारा लगातार आज भी प्रयास हो रहे हैं, लगातार प्रयास हो रहे हैं। एक बांटने की साजिश, जाति आधार पर समाज को विभाजित करने की साजिश, लगातार प्रहार हो रहे हैं। और दूसरी ओर आस्था पर प्रहार। आप देख रहे होंगे लगातार कुछ न कुछ ऐसी टिप्पणी जो भारत की सनातन आस्था को आहत करती हो, भारत और भारतीयता को अपमानित करती हो। इस प्रकार की साजिशें लगातार हो रही हैं। लेकिन हम सबको चाहिए कि सबसे पहले अपनी कमियों को हम दूर करें। बीमारी अगर कहीं पे है, समय रहते उसका उपचार होना चाहिए। ये बीमारी इससे पहले कैंसर बने और असाध्य हो, हमें उसको पहले स्टेज में ही पूरी तरह रोकना चाहिए, उसका उपचार करना चाहिए। और अगर हमने समय रहते उपचार कर लिया तो वही बाद में बड़ा घाव बनने या कैंसर बनने से हम उसको रोक सकते हैं। जो विसंगतियां हैं, लंबे समय तक लाखों वर्षों का जिस समाज का इतिहास रहा हो, स्वाभाविक रूप से उसके साथ समय के अनुरूप बहुत सारी अच्छाई के साथ साथ कुछ बुराइयां भी आ गई होंगी। उन बुराइयों को हमें समय समय पर संतों की वाणी के माध्यम से, परिमार्जन का मार्ग भी हमें उसके माध्यम से निकालना है, उसका समाधान का रास्ता निकालना है और उस मार्ग का अनुसरण करना है जो हमें सन्मार्ग पर चल करके लोक कल्याण के लिए और अंततः राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित कर सके। अभी यहां पे असंग देव जी महाराज जब बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ बातें कही, गो सेवा की बात भी की, अपने माता पिता की सेवा की बात भी की, समाज के प्रति समर्पित भाव के साथ कैसे कार्य करना है इसके बारे में भी वो कह रहे थे।
और अंततः सभी समस्याओं का समाधान एक ही है कि हम सब अपने आप को अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दें। राष्ट्र भक्ति के प्रति समर्पण का भाव सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का एक माध्यम है। और यही तो भारतीय मनीषा ने कहा था, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। ये धरती हमारी माता है, ये केवल राष्ट्र एक टुकड़ा नहीं है, ये जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए मातृभूमि है, ये हमारी पितृभूमि है, ये हमारी पुण्य भूमि भी है। और मातृभूमि के प्रति, अपनी धरती माता के प्रति यह भाव हर भारतीय के मन में होना चाहिए। जैसे कोई भी भारतीय यह स्वीकार नहीं कर सकता कि उसकी मां को कोई गाली दे, कोई भी भारतीय इस प्रकार की बातें स्वीकार नहीं कर सकता है कि उसकी पितृ परंपरा को कोई अपमानित करे। कोई भी भारतीय यह स्वीकार नहीं कर सकता है कि उसकी आस्था के केंद्रों को कोई अपमानित करने का दुस्साहस करे। जब स्वीकार नहीं कर सकता तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में यह भाव भी आना चाहिए कि धरती हमारी माता है, इस धरती के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी है। जैसे मां बच्चे का देखभाल करती है, ऐसे धरती माता भी तो उसी प्रकार का भाव से हम सबको पलने, पोसने, आगे बढ़ने, जीवन का गुजर बसर करने, आजीविका का साधन उपलब्ध करवाने और हर प्रकार की समृद्धि का मार्ग भी तो यही धरती माता हमें देती है। और उन सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का माध्यम भी ये धरती माता ही जब बनेगी तो हमारा सब कुछ समर्पण होना चाहिए अपने राष्ट्र के प्रति। जिन कारणों से राष्ट्र की एकता और अखंडता कमजोर होती हो, जिन कारणों से हमारा देश कमजोर होता हो, उन कारणों से अपने आप को दूरी करना, उन कमियों को दूर करना, उन कमियों को समय रहते हुए समाधान निकाल देना अगर हम करते हैं तो जिस देश की आजादी के लिए हजारों नौजवानों ने अपना बलिदान दिया, जिस देश की सुरक्षा के लिए आज भी हमारे लाखों सैनिक सीमाओं की सुरक्षा के लिए दिन रात की परवाह के बगैर, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह के बगैर भारत की सीमाओं पर डटे हुए हैं, सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी जहां पर टेम्परेचर -40 डिग्री तक नीचे गिर जाता है या रेगिस्तान में मई और जून में टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर चढ़ जाता है, वहां पर भी सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भारत का सैनिक जब भारत की सुरक्षा के लिए लग करके कार्य करता है तब हम चैन की नींद सोते हैं, तब हर भारतीय अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और ये लंबे समय से लगातार ये चला आ रहा है। क्या उस देश के प्रति हम अपने कर्तव्यों का एहसास अपनी वर्तमान पीढ़ी को या हर भारतीय के मन में करा पाएंगे? अगर ये भाव हमारे मन में आता है, कोई कारण नहीं कि भारत दुनिया की एक ताकत बन करके न उभरे। और पिछले 11 वर्षों में आपने भाव देखा होगा, लगातार 2014 के पहले जिस देश के बारे में लोगों के मन में प्रश्न खड़े होते थे, क्या होगा भारत का, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का देश कहां जा रहा है, व्यापक भ्रष्टाचार 2014 के पहले, पहचान का संकट, आम जन को शासन की सुविधाओं से वंचित करने का कुत्सित प्रयास, आस्था पर होने वाले प्रहार, लगातार भ्रष्टाचार और बेईमानी के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे थे। 2014 में सौभाग्य से भारत माता के एक सपूत को
देश का नेतृत्व मिला और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जब वह भारत माता का सपूत भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सत्ता का संचालन करने लग गया, देखते ही देखते भारत की तकदीर भी और भारत की तस्वीर भी बदलती हुई नजर आई है। आज आप देखते होंगे भारत के बारे में अब कोई प्रश्न खड़ा नहीं करता है। भारत के सामने पहचान का संकट नहीं है। भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले कुछ महीनों के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। यानी भारत से बड़ा इसके बाद केवल दो देश रहेंगे अर्थव्यवस्था में, एक अमेरिका, दूसरा चीन। बाकी सब पिछड़ते जा रहे हैं, भारत से पीछे होते जा रहे हैं। भारत में आज आप देखते होंगे लखीमपुर खीरी की सड़कों का जो कनेक्टिविटी है 2014 के पहले क्या हालत थी। आने जाने में दिक्कत थी, कोई पहुंच नहीं सकता था। गांव-गांव में सड़कों का अभाव था, बिजली नहीं थी। आजादी के 70 वर्षों तक भी लाखों गांव और मजरे ऐसे थे जहां तक बिजली नहीं पहुंची थी। करोड़ों घर ऐसे थे जिनके पास नागरिक ऐसे थे जिनके पास सिर ढकने के लिए छत नहीं था। करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके घर में शौचालय नहीं था। करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं था। करोड़ों लोग ऐसे थे जिनको आजादी के 70 वर्ष होने के बाद भी 2 समय भोजन नहीं मिल पाता था। नौजवान भटक रहा था, किसान आत्महत्या कर रहा था। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था। विदेशी घुसपैठ लगातार हो रही थी। भारत की सीमाओं पे भारत के दुश्मन लगातार भारत को चुनौती देते थे। भारत की आस्था अपमानित होती थी। सत्ता में आने का उद्देश्य ही हो गया था भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देना, भारत को अपमानित करना। लेकिन सौभाग्य से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। आज नौजवान रोजगार प्राप्त कर रहा है। आज किसान खुशहाली का जीवन व्यतीत कर रहा है। लागत का 1.5 गुना दाम एमएसपी के रूप में उसको क्रय केंद्रों में प्राप्त हो रहा है। आज श्रमिकों के सम्मान की रक्षा हो रही है। नए उद्योग लग रहे हैं। विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं। अच्छी सड़कें, सिंगल लेन, डबल लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन की, मेट्रो के नए नए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं। रोपवे की सुविधाएं विकसित हो रही हैं। लोगों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए नए प्रयास हो रहे हैं। और भारत की आस्था का सम्मान कैसे होना है? काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम की जन्मभूमि के साथ साथ पूरी अयोध्या को वैश्विक नगरी के रूप में स्थापित करने का कार्य, और आपके लखीमपुर खीरी में भी तो गोला गोकर्ण नाथ के धाम को विकसित करने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। ये नया भारत है। विरासत को भी और विकास में भी बेहतर समन्वय करता है। भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करता है। गरीबों को उनका हक प्रदान करता है। याद करिए, जो कार्य देश की आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए था वह कार्य उस समय नहीं हुआ। जो कार्य 1947 से लेकर के 1960 के बीच में होना चाहिए था कि हर गरीब की सिर को ढकने के लिए एक छत मिले, नहीं दिया।
मोदी जी आए, 4 करोड़ गरीबों को उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान किया। जिन गरीबों के घर में शौचालय बनना चाहिए था, ये शौचालय बीमारी से मुक्ति का भी और नारी गरिमा के प्रतीक भी थे। उन गरीबों के घर में शौचालय नहीं बने। मोदी जी आए, उन्होंने 12 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बनाया। आज नारी गरिमा की भी रक्षा हो रही है और बीमारी से भी मुक्ति हो रही है। यानी जगह जगह शौच करने से जो गंदगी होती थी, उससे जो बीमारियां पैदा होती थी, इंसेफ्लाइटिस एक बीमारी थी जिसमें लखीमपुर खीरी भी जनपद था, जहां पर सैकड़ों बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे और यही सीजन हुआ करता था जब ये मौतें होती थी। आज बीमारी पर पूरी तरह नियंत्रण, क्योंकि हर घर में शौचालय बन गया है, नारी गरिमा की भी रक्षा हुई है और बीमारी से भी मुक्ति मिली है। कोई सोचता था कि धुएं से मुक्ति मिलेगी, कोई लकड़ी से, कोई कोयला से, कोई गोबर के गोईठे से भोजन बनाने के लिए मजबूर होता था। बरसात होती थी, घर भूखों सोता था, क्योंकि लकड़ी नहीं, ईंधन नहीं, केरोसिन ब्लैक होता था, ब्लैक हो जाता था। आज तो हर परिवार को, भारत के अंदर 12 करोड़ परिवारों को और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 86 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना में फ्री में कनेक्शन मिले। और उत्तर प्रदेश में हम लोग उन परिवारों को दीपावली और होली के अवसर पर फ्री में सिलेंडर भर करके उपलब्ध करवाते हैं। सिलेंडर भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। दुनिया में बड़े बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, वे अपनी जनता को फ्री में वैक्सीन कोरोना में नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। कबीरधाम में विश्व कल्याण आश्रम में सीएम स्मृति जन महोत्सव मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। सीएम ने कबीरधाम में धर्मशाला का शिलान्यास भी किया। गुरुओं का जीवन में बहुत महत्व है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कबीरदास जी ने भी इसी महत्व को बताया है। गुरु हमें सत्य असत्य के बारे में अवगत कराते हैं। ये तमाम बातें अपने संबोधन में करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के गोमती तट पर आज आस्था और उत्सव का संगम भी देखने को मिल रहा है। छठ महापर्व को लेकर घाटों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर छठ महोत्सव का शुभारंभ करते हुए नजर आ रहे हैं। दिन में कबीरधाम मुस्तफाबाद में इस खास आयोजन को किया गया है और आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ भी जनसभा को संबोधित करते हुए इस खास आयोजन के मद्देनजर दिखाई पड़ रहे थे। तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये खास कार्यक्रम लखीमपुर खीरी में देखने को मिल रहा है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सोमवार को यानी कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर की तारीखों की घोषणा करेगा। यह घोषणा शाम 4:15 पर होगी, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के नेतृत्व में पूरी जानकारी साझा की जाएगी। जानकारी के अनुसार पहले चरण में 10 से 15 राज्यों को शामिल किया जाएगा, जिसमें 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले राज्य भी शामिल हैं। एसआईआर मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और आपको बता दें कि इसमें नए मतदाताओं का पंजीकरण, मृतकों के नाम को हटाना, डुप्लीकेट प्रविष्टियां निकालना और स्थानांतरण जैसे कार्य शामिल हैं। तो आयोग की यह पहल विशेष रूप से उन राज्यों पर केंद्रित है जहां जल्द ही चुनाव होने हैं, जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी। इन राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव निर्धारित है और मतदाता सूची की शुद्धता चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले चरण की विस्तृत समय सारणी जारी की जाएगी। सूत्रों के अनुसार ये चरण उन राज्यों से शुरू होगा जहां चुनावी तैयारी सबसे अधिक जरूरी है। एसआईआर के दौरान घर घर सर्वेक्षण, दावे, आपत्तियां निपटाना और फोटो आईडी कार्ड अपडेट जैसे कार्य किए जाएंगे। पहले चरण के बाद अन्य राज्यों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा ताकि पूरे देश में एक समान प्रक्रिया लागू हो। यह घोषणा ऐसे समय में सामने आ रही है जब राजनीतिक दल मतदाता पंजीकरण पर पूरी तरह से सतर्क है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी,
पहले चरण में 10 से 15 राज्यों को शामिल कर एसआईआर की तारीखों का ऐलान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग कर सकता है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? साहिल, देखो, इसमें दो तरीके हैं। एक तो सबसे पहले ये है चुनावी राज्य, इस समय जो बिहार में चुनाव हो रहा है उसमें एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से करवाया गया उसका पुरजोर विरोध हुआ। विरोध के कुछ किरणें ऐसी भी सामने निकल के आई जिसमें विसंगतियां थी। पता चला कि आदमी मौजूद भी है, उसका वोट काट दिया गया। और वो आपने देखा भी होगा, वो बिहार से चल के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उनकी याचिका को, उनके पेटिशन को योगेंद्र यादव जी ने डाली। उन्होंने जिसको मृत घोषित कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने, उनको जिंदा सबूत के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के सामने खड़ा कर दिया। क्योंकि एसआईआर कोई आज पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी होता आया है। भाई, कुछ मृतक हो जाते हैं, कुछ एनआरआई हो जाते हैं, कुछ घर परिवार छोड़ के दूसरे देशों में, राज्यों में, जहां तहां शिफ्ट हो जाते हैं और उनका वोट यथावत वहां पे रहता है। उनका कटना बहुत जरूरी है। ये प्रक्रियाएं होनी चाहिए, लेकिन एक तरीके के साथ में विरोध नहीं होना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन सिर्फ पक्ष का नहीं होता है, वो विपक्ष का भी होता है, सबका भी होता है। वो स्वतंत्र संस्था है, लेकिन उसके ऊपर जिस तरीके से आज की डेट में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल पड़ा है, हर तरीके से राहुल गांधी ने पूरा एक क्रिमिनल दस्तावेज के साथ में, जिसमें हजारों पेज हैं, उनमें ये बताया कि भाई कर्नाटक में कैसे क्या हुआ और जगहों पे क्या हुआ है। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। एक स्वतंत्र तरीके से, एक साफ सुथरी प्रक्रिया के साथ में अगर इलेक्शन कमीशन एसआईआर को आगे बढ़ाता है तो किसी को कोई विरोध नहीं है। ठीक है, अब 4:30 बजे की मीटिंग का जो प्रस्तावित किया है, इसमें मुझे जहां तक लगता है कि जो असम जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव होने हैं कुछ समय के बाद में, तो वहां पे भी, क्योंकि असम, साहिल जी, एक चीज आपको समझना होगा। अगर मैं घुसपैठियों की अगर बात करूं जी, तो असम ऐसा क्षेत्र है जो बांग्लादेश म्यांमार का बॉर्डर को साझा करता है। घुसपैठिया वहां से सबसे ज्यादा आते हैं, और वो ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा घुसपैठिया आदमी है। इवन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट भी इस बात को मान चुकी है। एक मोटा मोटा आंकड़ा भी दे चुकी है कि इतने घुसपैठिया बांग्लादेशी यहाँ पे हैं। अब हिंदुओं की आबादी की बात जब अभी तुलनात्मक जब करते हैं, खुद वहां के सीएम ने की बात को माना है कि हिंदुओं की आबादी दूसरे राज्यों के मुकाबले असम में सबसे ज्यादा घटी है। और वो कैसे घटी है उसका भी उन्होंने बिंदुवार तरीके से चीजें बताई हैं। तो ऐसे राज्यों में एसआईआर का होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एसआईआर को लेकर आज तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग इन तारीखों का ऐलान करेगा। तो पहले चरण में 10 से 15 राज्य इसमें शामिल किए जा सकते हैं और चरणबद्ध तरीके से जहां जहां पर चुनाव होने हैं उन तमाम राज्यों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में रविवार को शिवसेना के द्वारा लव जिहाद के खिलाफ महिला जागृति यात्रा नगर में निकाली गई, जिसमें हिंदू महिलाओं को लव जिहाद से बचने के लिए अलग अलग तरह की झांकियां भी दिखाई गई। इन झांकियों में दर्शाया गया था कि लव जिहाद में फंसकर किस तरह हिंदू बहन बेटियों की निर्मम हत्या की जाती है। झांकियों में डेड बॉडी के टुकड़े फ्रिज में रखकर उसके खून से लथपथ दृश्य दिखाए गए थे, जिससे कि हिंदू बहन बेटियों में ये मैसेज जा सके कि लव जिहाद के जाल में फंसकर उनके साथ भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जो लव जिहाद के आरोपियों के विरुद्ध बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है उसका शिवसेना द्वारा समर्थन किया गया था, जिसके बाद इस महिला जागृति यात्रा में बुलडोजर भी झांकी के रूप में दिखाया गया था। यह यात्रा रुड़की रोड स्थित शिवपाल धर्मशाला से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्ग से गुजारी गई थी, और जिसमें बड़ी संख्या में शिवसेना कार्यकर्ता और हिंदूवादी लोगों ने हिस्सा भी लिया था। तो शिवसेना के उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री मनोज सैनी ने बताया कि इस तरह की जागरूकता यात्राओं के माध्यम से समाज में महिलाओं के प्रति सतर्कता बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जाता है। आज मिशन शक्ति के मद्देनजर शिवसेना के द्वारा लव जिहाद के खिलाफ जागृति के लिए महिला जागृति यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज हमें झांकी के द्वारा महिलाओं को ये बताने का प्रयास किया है किस तरह दर्जनों युवतियां इन लव जिहादियों का शिकार हुई और उसके टुकड़े टुकड़े कर इन्हें फ्रिज में रख दिया गया, ब्रीफकेस में भर दिया गया। तो आज हमें झांकी के माध्यम से आज जागृति फैलाने का प्रयास किया है कि महिलाएं हमारी लव जिहादियों से बचे,
जो लोग हाथ में कला बांधकर टीका लगाकर और अपना नाम बदलकर आपको लव जिहाद में फंसाते हैं, उनसे बचे, नहीं तो आपके भी टूड़े टूड़े कर आपको फर्ज में रख दिया जाएगा, आपको ब्रीफकेसों में रख दिया जाएगा। तो आज हमने इस तरह की झांकियां निकालकर हमने ये संदेश दिया। तो बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुर्का नहीं विकास वाले बयान पर संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने प्रतिक्रिया दी है। तो सांसद ने कहा कि चुनाव में विकास के मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन सीएम के बयान में धर्म आधारित मुद्दों को उठाकर राजनीति की जा रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास पर भी सवाल उठाए और कहा कि चुनाव में धर्म के आधार पर विभाजन करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। सांसद ने जोर देकर कहा कि सभी समुदाय के लोग देश के बराबर नागरिक हैं और किसी को भी डराने या किसी समुदाय के खिलाफ प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश की एकता और लोकतंत्र की भावना को ध्यान में रखते हुए चुनाव बहसों में केवल विकास, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव में विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाए, धर्म के आधार पर विभाजन करने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहाँ के गरीबों और दलितों के हकों पर भी डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है। उत्तर प्रदेश का बिहार को विकास देने की बात करने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश का विकास कहाँ गया? पहले हमारे उत्तर प्रदेश में विकास होना चाहिए। और रही बात ये जो बुर्खे, टोपी और दाढ़ी की और जो तिलक की और जो सुहाग की राजनीति है, इसको ख़त्म कर करके देश के हित की राजनीति की बात करनी चाहिए। आपस में धर्म के नाम पर भिड़ा करके कहाँ, तो मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर जातिगत तक मसले पर रोक लगाई गई थी कि जाति बिरादरी की को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, नाम मेंशन नहीं किया जाएगा। तो फिर ये धर्म के नाम पर बांटने का काम क्यों हो रहा है? ये तो अलग अलग नीति है। जब आप बिरादरी तक पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे हो तो फिर धर्म पे के नाम पे बांटने का क्या मतलब बनता है? चुनाव के अंदर ये क्यों धर्म एकदम से उजागर हो जाता है? क्यों ये बुर्खा और दाढ़ी टोपी का क्यों मसला आ जाता है? ये कुछ नहीं है। इस देश के अंदर मुसलमानों को इस देश से खतरा नहीं है, बल्कि तारीख गवाह है कि हमारे मुसलमानों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस देश की तरक्की के लिए हमेशा सहयोग दिया है, योगदान दिया है, कुर्बानियां दी हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है।